हेलो गाइस, आपका स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करने जा रहे हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट के महत्वपूर्ण टॉपिक एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन के बारे में। इससे पहले वाले पार्ट में हमने बात किया था फॉरेन एक्सचेंज रेट के बेसिक टॉपिक्स के बारे में, और आज इसमें हम बात करेंगे एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन यानी मूल्य वृद्धि और मूल्य ह्रास। और सेकेंडली हम बात करेंगे डिवैल्यूएशन और रिवैल्यूएशन, जिसको हिंदी में अवमूलन और अधिमूल्यन कहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन यानी मूल्य वृद्धि और मूल्य ह्रास। आपने कई बार सुना होगा कि हमारा जो पैसा है, जो हमारा रुपया है, वो डाउन हो गया है या अप हो गया है डॉलर के मुकाबले। पर ऐसा होता क्यों है? कभी आपने ऐसा सोचा है? इसके पीछे रीजन होता है विनिमय दर के मांग और पूर्ति का। मांग और पूर्ति के कारण ही हमारा जो रुपया है वो ऊपर नीचे डाउन अप होता रहता है। चलिए हम बात करते हैं अब मूल्य वृद्धि और मूल्य ह्रास के बारे में। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे मूल्य वृद्धि की। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मुद्रा की मांग तथा पूर्ति के कारण घरेलू मुद्रा के मूल्य में विदेशी मुद्रा के सापेक्ष बढ़ोतरी होती है, तो यह मुद्रा की मूल्य वृद्धि कहलाती है। इंटरनेशनल मार्केट में जो मांग और पूर्ति, जैसे मैंने आपको समझाया, मांग और पूर्ति इसी में चेंज होने के कारण जो हमारे मूल्य में बढ़ोतरी होती है, इसी को ही हम मूल्य वृद्धि कहते हैं। यह विनिमय दर में गिरावट की स्थिति है, यानी इसमें एक्सचेंज रेट में गिरावट हो जाती है, यानी एक्सचेंज रेट कम हो जाता है। इसके एग्जांपल से माने कि जो हमारा $1 अभी 70 रुपये में है, वह बदल के मूल्य वृद्धि के बाद $1 की कीमत 60 रुपये हो जाती है। ठीक है, यानी माना कि हमने एक कैंडी अमेरिका से $1 खरीदना है, तो हमको पहले 70 रुपये देना पड़ता था, जो कि अब 60 रुपये देना पड़ रहा है। यानी हमारे मनी की वैल्यू बढ़ी है, हमारे मनी की मूल्य वृद्धि हुई है। ठीक है, अब विनिमय दर में गिरावट कैसे हुई? पहले विनिमय दर के लिए $1 खरीदने के लिए हमको 70 रुपये देना पड़ता था, जो कम होकर अब 60 रुपये हो गया है, जिसके कारण हमारे विनिमय दर कम हुआ है। अब एक कारण क्या है इसके कम होने की? मैंने पहले ही बताया था आपको, मांग और पूर्ति ही सबसे बड़ा कारण है इनके वैल्यू में चेंज बढ़ने और घटने में। देखते हैं पहले, चलिए देखते हैं कारण इसका। विदेशी विनिमय की पूर्ति में वृद्धि या विदेशी विनिमय की मांग में कमी। यदि पूर्ति बढ़ जाती है विदेशी विनिमय की, तो हमारा मनी बढ़ेगा, क्योंकि यदि किसी वस्तु की डिमांड बढ़ती है तो उसकी वैल्यू बढ़ती है। यदि किसी वस्तु की डिमांड घटती है तो उसकी वैल्यू भी घटती है। ठीक है, यदि किसी वस्तु की सप्लाई बढ़ती है तो उसकी वैल्यू घटती है। इसमें सप्लाई में इसका उल्टा होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे मूल्य ह्रास के बारे में। इसकी डेफिनेशन होता है, जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मुद्रा की मांग तथा पूर्ति के फलस्वरूप घरेलू मुद्रा के मूल्य में विदेशी मुद्रा के मूल्य के सापेक्ष गिरावट आती है, तो ये मुद्रा के मूल्य ह्रास कहलाती है। इसमें भी हम मांग और पूर्ति में चेंज होने के कारण ही जो हमारे मूल्य में गिरावट आती है, वो भी मांग और पूर्ति के कारण ही आती है। यह विनिमय दर में वृद्धि की स्थिति है। माना कि जैसे एग्जाम्पल तौर पे देखते हैं, पहले $1 की कीमत 70 रुपये अभी है, वो बढ़ के $1 की कीमत 80 रुपये हो जाती है, यानी हमारे मनी की वैल्यू डाउन हुई है। इसके एक्सचेंज रेट में भी देखते हैं, $1 के लिए खरीदने के लिए हमको पहले 70 रुपये देना पड़ता था, जो कि बढ़कर अब $1 के लिए 80 रुपये देना पड़ रहा है, यानी हमारे मूल्य में की गिरावट हुई है। इसके पीछे रीजन क्या है? रीजन है विदेशी विनिमय दर की मांग में वृद्धि हुई है या विदेशी विनिमय की पूर्ति में कमी हुई है। अब हम बात करेंगे इसका सेकंड टॉपिक, डिवैल्यूएशन और रिवैल्यूएशन, जिसको हिंदी में अवमूलन या अधिमूल्यन कहते हैं। देखेंगे हम इसकी परिभाषा। जब देश की सरकार अथवा केंद्रीय बैंक घरेलू मुद्रा का बाहरी मूल्य घटा देती है, जो बाहरी जो मूल्य है उसको घटा देती है, तो इससे अवमूलन कहते हैं। इसके आयात महंगी हो जाते हैं और निर्यात सस्ती हो जाती है। ये समानतः यह स्थिर विनिमय दर प्रणाली में होता है। चलिए देखते हैं उदाहरण।
$1 की कीमत 70 रुपये थी, अभी है, अब वही बढ़ के $1 की कीमत 80 रुपये हो जाती है। यानी हमारे मनी की डेवल्यूएशन हुई है, यानी हमारा मनी कम हो गया है। इस सरकार इसलिए इसको करती है क्योंकि इससे हमारा निर्यात बढ़े और आयात कम हो। क्योंकि अगर हम बाहर से एक कैंडी मंगाते हैं, $1 की कैंडी मंगाते हैं, तो हमको 80 रुपये, पहले 70 रुपये पे करना पड़ता था, अब उसी के लिए हम 80 रुपये पे करना पड़ रहा है, यानी 10 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है। इसलिए हम उस कैंडी की मांग नहीं करेंगे। अब हम देखेंगे ऐसा होता करती क्यों इस गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट जानबूझ के अपने पैसों की मूल्य को घटाती है। अब ऐसा करती क्यों है? अवमूल्यन में कोई देश अपना निर्यात को बढ़ाना चाहता है या आयात को कम करना चाहता है, इसके लिए ही वो डिवैल्यूएशन करता है, अपने मनी की वैल्यू गिरा देता है। दूसरा कारण हो सकता है अवमूल्यन से व्यापार शेष एवं चालू खाते के घाटे को संतुलित किया जाता है। यदि उसका व्यापार शेष घाटे में चल रहा हो या चालू खाता घाटे में चल रहा हो, उसको बराबर करने के लिए भी वो डिवैल्यूएशन कर देती है अपनी मनी की। कई गवर्नमेंट ऐसा करती है अपनी सुविधा के लिए। अगला पॉइंट है रिवैल्यूएशन, जिसको हिंदी में पुनर्मूल्यन या अधिमूल्यन कहते हैं। इसका डेफिनेशन देखेंगे, जब सरकार अथवा केंद्रीय बैंक, यहाँ पे बात आ रही है केंद्रीय बैंक, जो जैसे भारत के अंदर रिजर्व बैंक है, घरेलू मुद्रा के बाह्य मूल्य या जो बाहरी मूल्य है उसको बढ़ा देती है, तो मुद्रा का अधिमूल्यन कहलाता है। सामान्यतः ये स्थिर विनिमय दर में होता है। माना कि पहले जैसे एग्जाम्पल तौर पर देखते हैं कि माना कि अभी $1 की कीमत 70 रुपये है, ये मान लेते हैं हम, और यही बदल के $1 की कीमत 60 रुपये हो जाए, यानी हमारे मूल्य में बढ़ोतरी हुई है, हमारी मनी की वैल्यू बढ़ी है। ठीक है, अब हम बात करेंगे, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आ रहा है कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। अब हम बात करेंगे भारत में ने अवमूल्यन अपना कब कब किया है। प्रथम बार भारत ने अपना मनी का डिवैल्यूएशन 19 सितंबर 1949 को किया था। क्यों किया था? क्योंकि जब उस समय पंचवर्षीय विकास मॉडल अपनाया था भारत ने, जिसके कारण विदेशी ऋण का भार बहुत ज़्यादा हो गया था। इसी को कम करने के लिए सरकार ने अपने मूल्य को गिराया था, अपने रुपये की वैल्यू को कम किया था। अब सेकंड टाइम कब किया? 5 जून 1966 को। क्यों किया? क्योंकि 1962 और 1965 के युद्ध एवं सूखा जो पड़ गया था हमारे देश में, इसके कारण विदेशी ऋण का भार भी देश पे बहुत ज़्यादा हो गया था, जिसके कारण अपनी मनी को डिवैल्यूएशन करना पड़ा। जैसे हमने पहले ही बात किया, सरकार क्यों करती है? अपने घाटे को संतुलित करने के लिए, निर्यात को बढ़ावा देने के लिए और आयात को कम करने के लिए करती है। और थर्ड टाइम भारत सरकार ने कब किया? 1 एवं 3 जुलाई 1991 को किया। क्यों किया? क्योंकि राजकोषीय घाटा बहुत बढ़ गया था तथा आय का बड़ा हिस्सा हमारे ब्याज देने में ही चला जाता, जिसके कारण हमारे देश में स्थिति भयावह होती चली जा रही थी, अर्थव्यवस्था बहुत ही उस समय का खराब होती चली जा रही थी। इसी के लिए सरकार ने ऐसा किया। ठीक है, क्लास का इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है कि एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन मार्केट फोर्स यानी मांग और पूर्ति के कारण होता है, तथा डिवैल्यूएशन और रिवैल्यूएशन यानी अवमूल्यन और अधिमूल्यन सरकार जानबूझ के करती है। यही इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट था। आई होप आपको समझ में आया होगा। और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो कृपया कमेंट बॉक्स में पूछें, तथा नेक्स्ट टॉपिक किस पे चाहिए आपको, उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। आपके एक कमेंट से ज़्यादा ही मोटिवेशन मिलता है। साथ में लाइक करना ना भूलें। चलिए, धन्यवाद।